हेलो स्टूडेंट्स, मैं पूर्णिमा गुप्ता, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी आरएस कॉलेज तारापुर मुंगेर यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कार्यरत हूँ। आज मैं आपके सामने साइकोलॉजी ऑनर्स एवं सब्सिडियरी डिग्री पार्ट 1 के फर्स्ट पेपर के सिलेबस से एक टॉपिक लेकर उपस्थित हूँ। आज का टॉपिक है सृजनात्मक चिंतन या क्रिएटिव थिंकिंग। आज इस परिचर्चा के द्वारा हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि सृजनात्मक चिंतन क्या है, इसे हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं, इसके विभिन्न आयाम क्या हैं, इसकी विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं और सृजनात्मक चिंतन के निर्धारक तत्व कौन कौन से हैं। इस विषय पर परिचर्चा प्रारंभ करने के पूर्व आइए हम यह समझने का प्रयास करें कि चिंतन किसे कहते हैं। चिंतन का अर्थ है सोचना या विचार करना। चिंतन एक संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है। संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रियाएं हम जानते हैं उन प्रक्रियाओं को कहते हैं जो स्वयं के बारे में या वातावरण के बारे में कुछ सूचनाएं, अवबोध या ज्ञान प्राप्त करने में सहायता करती हैं। जैसे प्रत्यक्षण, जिसके द्वारा हमें उपस्थित उत्तेजनाओं का ज्ञान प्राप्त होता है। सीखना, जिसके द्वारा हम अपने अनुभवों से कुछ नई अज्ञात तथ्यों को सीखते हैं। स्मृति, जिसके द्वारा हम पूर्व में सीखे गए अनुभवों को वर्तमान चेतना में लाकर उसके उपयोग को संभव बनाते हैं। यानी हम सूचनाओं का संचालन करते हैं, सूचनाएं प्राप्त करते हैं, सूचनाओं का संचालन करते हैं। इसी प्रकार चिंतन भी एक संज्ञानात्मक मानसिक प्रक्रिया है जिसकी उत्पत्ति उस समय होती है जब वातावरण का बोध प्राप्त करने में सरल और प्रत्यक्ष विधियाँ अप्रभावकारी सिद्ध होती हैं। इसे हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को सामने रखा सेब खाने की इच्छा है तो वह बिना किसी चिंतन के उसे उठाकर खा सकता है, परंतु यदि सेब उपलब्ध न हो, वैसी स्थिति में उसे प्राप्त करने के लिए विचार करने या चिंतन करने की आवश्यकता पड़ती है। अर्थात किसी विशेष परिस्थिति में व्यक्ति को लक्ष्य प्राप्ति के मार्ग में यदि बाधा, अवरोध या समस्या का सामना करना पड़ता है तो उनके निराकरण के लिए, उन समस्याओं के निराकरण के लिए मस्तिष्क स्तर पर जो प्रक्रिया संपादित होती है उसे चिंतन कहते हैं। यानी चिंतन का स्वरूप समस्या समाधानात्मक होता है। यह समस्या और समाधान के बीच की मध्यस्थ प्रक्रिया है। चिंतन के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए गिल्मर ने इसे परिभाषित करते हुए कहा कि चिंतन एक समस्या समाधानात्मक प्रक्रिया है जिसमें बाह्य क्रियाओं के स्थान पर विचारों एवं प्रतीकों का उपयोग किया जाता है। इस परिभाषा के विश्लेषण से हमें चिंतन के स्वरूप के बारे में कुछ मुख्य बातों का पता चलता है। पहला, चिंतन एक आंतरिक मानसिक प्रक्रिया है, अर्थात चिंतन की प्रक्रिया मस्तिष्क स्तर पर संचालित होती है जिसे बाहर से प्रत्यक्ष देख पाना संभव नहीं होता। दूसरा, यह एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया है, अर्थात इसमें बाह्य क्रियाओं के स्थान पर उन क्रियाओं के प्रतीक के रूप में कुछ मानसिक प्रतिमाओं, शब्दों, धारणाओं या विचारों का प्रयोग किया जाता है। अतः चिंतन प्रतीकात्मक प्रक्रिया है। यह एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। जैसा कि मैंने पहले बताया, संज्ञानात्मक प्रक्रियाएं वातावरण का अवबोध प्राप्त करने में हमारी सहायता करती हैं। जब किसी घटना या परिस्थिति के संबंध में उपलब्ध ज्ञान अपूर्ण सिद्ध होते हैं, वैसी परिस्थिति में चिंतन के सहारे व्यक्ति तथ्यों और सूचनाओं का स्पष्टीकरण या अवबोध पाने का प्रयास करता है। अतः यह एक संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। चिंतन लक्ष्य निर्देशात्मक प्रक्रिया है। कहने का तात्पर्य यह है कि चिंतन के अंतर्गत असंगत, असंबद्ध, अयुक्तिपूर्ण या निरर्थक बातों पर विचार नहीं किया जाता, बल्कि विचारों का प्रवाह हमेशा एक निश्चित लक्ष्य की ओर निर्देशित होता है। इस अर्थ में चिंतन दिवा स्वप्न यानी डे ड्रीमिंग और कल्पना यानी फैंटेसी से भिन्न होता है। चिंतन का स्वरूप समस्या समाधानात्मक होता है, अर्थात चिंतन की उत्पत्ति किसी समस्या से होती है और इसकी संपूर्ण प्रक्रिया उसका समाधान ढूंढने के लक्ष्य की ओर निर्देशित होती है। चिंतन के द्वारा जो समाधान प्राप्त होते हैं वे विचार या संज्ञान के रूप में प्राप्त होते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं
कि चिंतन का व्यक्ति के जीवन में व्यवहारिक मूल्य होता है, क्योंकि यह दैनिक जीवन के मार्ग में आने वाली बाधाओं और समस्याओं के निराकरण में व्यक्ति की मदद करती है। यानी चिंतन का समायोजनात्मक मूल्य होता है। चिंतन के स्वरूप को समझने के बाद आइए अब हम परिचर्चा प्रारंभ करते हैं कि सृजनात्मक चिंतन क्या है। सृजनात्मक चिंतन चूंकि चिंतन का ही एक विशिष्ट प्रकार है, अतः इसका भी स्वरूप समस्या समाधानात्मक होता है। परंतु विशेष बात क्या है? सृजनात्मक चिंतन के द्वारा जो समाधान पाने का प्रयास किया जाता है, वो समाधान दैनिक पारंपरिक एवं रूढ़िवादी विचारों से अलग हटकर कुछ नया यानी मौलिक अनुक्रिया के रूप में होता है। सृजनात्मक चिंतन को अपसारी चिंतन प्रक्रिया माना गया है। सृजनात्मक चिंतन के लिए अपसारी चिंतन प्रक्रिया आवश्यक होती है, जिसमें मस्तिष्क विभिन्न दिशाओं में सोचता है, समस्या के संबंध में विभिन्न तथ्यों का विश्लेषण करता है और अपनी ओर से कुछ नए तथ्यों का या नई मौलिक व्याख्याओं का समावेश करता है, जिससे समस्या के पूर्व ज्ञात समाधान से अलग हटकर कोई नया समाधान, अप्रत्याशित समाधान, अज्ञात समाधान प्राप्त कर पाना संभव हो सके। इसके द्वारा एक ही समस्या का एक से अधिक समाधान प्राप्त कर सकना भी संभव होता है। यानी सृजनात्मक चिंतन के द्वारा पूर्व निश्चित समाधान पर पहुंचना आवश्यक बिल्कुल नहीं है। मतलब पहले से जो ज्ञात समाधान है उस पर पहुंचना आवश्यक नहीं है, बल्कि अप्रत्याशित और नवीन उपयोगी परिणाम प्राप्त करने में यह हमारी सहायता करता है, जो हमारे ज्ञान को, हमारे अवबोध को बढ़ाता है। सृजनात्मक चिंतन के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए ड्रेबडॉल ने 1956 में इसे परिभाषित करते हुए कहा है कि सृजनात्मकता व्यक्ति की उस क्षमता को कहा जाता है जिससे वह कुछ ऐसी नई चीज़ों, रचनाओं या विचारों को पैदा करता है जो नया होता है एवं जो पहले से उसे ज्ञात नहीं होता। यानी ड्रेबडॉल ने समाधान की मौलिकता पर विशेष बल दिया है। इसी प्रकार हेमोविच ने 1973 में इसे परिभाषित करते हुए कहा कि नव परिवर्तन लाने, आविष्कार करने तथा तथ्यों को उस ढंग से रखने की क्षमता जैसे वे पहले कभी रखे नहीं गए हों, ताकि उनका महत्व या सुंदरता बढ़ जाए, को ही सृजनात्मक चिंतन की संज्ञा दी जाती है। यहाँ हेमोविच ने उपयोगिता पर विशेष बल दिया है। वेरोन ने 2001 में सृजनात्मक चिंतन की विशेषता समाधान की नवीनता के साथ उपयोगिता को माना है। यानी इसके द्वारा जो समाधान प्राप्त किए जाते हैं वो समाधान मौलिक और अप्रत्याशित होने के साथ साथ कार्य अवरोधता को दूर करने वाले एवं लाभदायक होने भी आवश्यक हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि सृजनात्मक चिंतन अपरंपरागत तथा रूढ़ि और गैर रूढ़िवादी और परिणामोन्मुखी चिंतन शैली होती है। सृजनात्मक चिंतन के स्वरूप को स्पष्ट करने के लिए आइए हम यह देखने का प्रयास करें कि इसके विभिन्न आयाम क्या क्या हैं। सृजनात्मक चिंतन को गिलफोर्ड ने अपसारी चिंतन प्रक्रिया का विशिष्ट प्रकार माना है, जिसमें 4 आयामों का होना आवश्यक है। गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक चिंतन के 4 आयाम होते हैं। पहला प्रवाह, दूसरा गत्यात्मकता, तीसरा मौलिकता एवं चौथा पुनर्परिभाषा। प्रवाह का तात्पर्य किसी उपस्थित समस्या के संदर्भ में एक से अधिक विचार प्रस्तुत करने की क्षमता से है। गत्यात्मकता का तात्पर्य इन विचारों को भिन्न भिन्न प्रकार से संगठित एवं सहसंबंधित करने की योग्यता से है। यानी असंबद्ध घटनाओं और विचारों को नए दृष्टिकोण से संबंधित करना गत्यात्मकता कहलाता है। मौलिकता का अर्थ है पुरानी विधियों को छोड़कर नए विधियों एवं अनुक्रियाओं द्वारा नए समाधान की खोज करना।
पुनर्परिभाषा का तात्पर्य किसी परिघटना या परिक्रिया में नए सहसंबंधों का प्रत्यक्षण करना और नवीन ढंग से उसे व्याख्यायित करने की योग्यता से है। अर्थात पुराने विचारों में नए अर्थों का आविष्कार करना पुनर्परिभाषा कहलाता है। उदाहरण के लिए, पेड़ से सेब का गिरना एक अति सामान्य घटना है, परंतु इस घटना के आधार पर इस घटना को साधारणतः लोग एक निश्चित क्रम में देखते आ रहे हैं। प्रारंभ से सभी व्यक्तियों ने सेब से फल सेब गिरते देखा है और एक निश्चित क्रम में उसका प्रत्यक्षण करते हैं कि पेड़ से फल टूटकर गिरेगा तो धरती पर ही गिरेगा। यह एक निश्चित क्रम है, इसमें विचित्र या विशिष्ट कुछ भी नहीं। परंतु न्यूटन ने इस परिघटना को एक बिल्कुल विपरीत दिशा में, एक बिल्कुल नई दिशा में देखने की कोशिश की कि पेड़ से सेब अगर टूटता है तो धरती पर ही क्यों गिरता है, आसमान में क्यों नहीं जाता। और इस परिघटना के आधार पर धरती एवं वस्तुओं के गिरने के बीच नवीन सहसंबंधों की स्थापना का अनुमान, उसकी मौलिक व्याख्या और पुनर्परिभाषा के आधार पर न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किया। इसी प्रकार जेम्स वाट के द्वारा भाप के इंजन की परिकल्पना भी सृजनात्मक चिंतन के आयामों को स्पष्ट करता है। प्रयोगात्मक अध्ययनों से पाया गया है कि सृजनात्मकता के लिए बहुत अधिक बुद्धि होना आवश्यक नहीं है और बहुत कुशाग्र बुद्धि वाले व्यक्ति सृजनात्मक चिंतन में निपुण हो, यह भी जरूरी नहीं होता है। लेकिन साहचर्यों का दूरवर्ती फैलाव, विचारों में प्रवाह, गत्यात्मकता एवं मौलिकता सृजनात्मक चिंतन के आवश्यक आयाम हैं, सृजनात्मक चिंतन हेतु आवश्यक होते हैं। इन आयामों की उपस्थिति से हम सृजनात्मक चिंतन की पहचान कर सकते हैं। सृजनात्मक चिंतन के आयाम को समझने के बाद आइए हम ये देखने की कोशिश करें कि सृजनात्मक चिंतन की विभिन्न अवस्थाएं क्या हैं, किन किन अवस्थाओं से होकर सृजनात्मक चिंतन संपादित होते हैं। ग्राहम वेलिस ने 1926 में एक पुस्तक लिखी, द आर्ट ऑफ थॉट। इस पुस्तक में उन्होंने सृजनात्मक चिंतन की 4 मुख्य अवस्थाओं का वर्णन किया है। पहला आयोजना, प्रिपरेशन, दूसरा उद्भवन यानी इंक्यूबेशन, तीसरा प्रबोधन यानी इल्यूमिनेशन और चौथा सत्यापन यानी वेरिफिकेशन। आयोजना सृजनात्मक चिंतन की प्रथम अवस्था है। भिन्न भिन्न घटनाओं के बीच संबंधों की स्थापना हेतु आवश्यक तथ्यों एवं साक्ष्यों का संग्रह करना आयोजना की अवस्था है। इस अवस्था में विचारों का भिन्न भिन्न प्रवाह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, यानी अलग अलग दिशाओं में सोचना ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जिसके आधार पर समस्या का बहुपक्षीय विश्लेषण कर सकें और समस्या का विवरण प्रस्तुत कर सकें। इस अवस्था में अंतःप्रेरणा की भी मुख्य भूमिका होती है, यानी अंतःप्रेरणा के आधार पर ही व्यक्ति नए संबंधों का, नई दिशाओं का, नए तथ्यों का कल्पना कर पाता है। अंतःप्रेरणा के आधार पर ही न्यूटन ने एक सामान्य सी घटना, यानी पेड़ से सेब गिरने की घटना में एक विशिष्ट संबंध की परिकल्पना की और इसकी व्याख्या के लिए सर्वप्रथम संबंधित तथ्यों और साक्ष्यों का संग्रह किया। यानी सिर्फ कल्पना से ही समाधान तक नहीं पहुंचा जा सकता, उसे सिद्ध करने के लिए उसके पक्ष विपक्ष में साक्ष्यों का संग्रह करना आवश्यक होता है। और उन्होंने पाया कि सेब के अतिरिक्त भी मुक्त रूप से गिरती हुई प्रत्येक वस्तु धरती पर ही गिरती है। आयोजना की यह अवस्था प्रत्येक रचनात्मक कार्य में पाई जाती है, परंतु कभी यह अवस्था जल्दी समाप्त हो जाती है, कभी लंबे समय तक जारी रहती है। यह बात समस्या की जटिलता और चिंतक की योग्यता पर निर्भर करती है। सृजनात्मक चिंतन के लिए यह अवस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है।
हमारी संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था सृजनात्मक चिंतन की आयोजना अवस्था ही है, जो हमें इस दृष्टि से तत्पर करती है, तैयार करती है कि आवश्यकता पड़ने पर हम किसी समस्या पर विचार कर सकें। दूसरी अवस्था है उद्भवन या इंक्यूबेशन। आयोजना की अवस्था में सक्रिय प्रयत्नों के बावजूद समाधान पर तुरंत पहुंच पाना संभव नहीं हो पाता, और बहुत प्रयास के बाद भी जब समाधान नहीं मिलता है, विषय से संबंधित विचारों की उलझन या जटिलता बढ़ती जाती है। वैसी स्थिति में एक समय आता है जब प्राणी थक कर विचार करना छोड़ देता है। निष्क्रियता की यही अवस्था उद्भवन कहलाती है। हालांकि इस अवस्था में भी प्राणी पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं होता, बल्कि समस्या उसके चेतन से हटकर अवचेतन तथा अचेतन में चली जाती है। इस अवस्था की तुलना यानी इंक्यूबेशन की तुलना शिक्षण वक्र के पठार की अवस्था से की जा सकती है, जिसमें शिक्षण में कोई वास्तविक प्रगति नहीं दिखाई देती। उसी तरह से इस अवस्था में चिंतन में, कार्य विशेष में कोई विशेष प्रगति नहीं दिखाई देती, स्थिरता दिखाई देती है। परंतु इस अवस्था का भी महत्व है। आयोजना की अवस्था में यदि कोई गलत मानसिक तत्परता बन जाती है, गलत दिशा में हमने सोचना शुरू कर दिया, तो इंक्यूबेशन की अवस्था में उस गलत मन स्थिति को हटाकर नई मन स्थिति लाने में इस अवस्था का विशेष योगदान होता है। तीसरी अवस्था है प्रबोधन या इल्यूमिनेशन। यह सृजनात्मक चिंतन की एक महत्वपूर्ण अवस्था है, जिसमें समस्या से संबंधित प्रतिमाओं के पुनः संयोग स्वतः सामने आ जाते हैं, जिससे अस्पष्ट विचार भी स्पष्ट बन जाते हैं और अचानक ही समाधान की प्राप्ति हो जाती है। गेस्टाल्ट वादियों ने इस आकस्मिक समाधान प्राप्ति को आहा एक्सपीरियंस या अंतर्दृष्टि की संज्ञा दी है, जिसे हम आर्किमिडीज के यूरेका फीलिंग से कंपैरिजन कर सकते हैं। पैट्रिक ने आकस्मिक समाधान प्राप्ति को अचानक नहीं माना है, मतलब आकस्मिक रूप से समाधान प्राप्ति दिखता है, परंतु ये आकस्मिक नहीं होता है, बल्कि इसका आधार अचेतन क्रिया होता है। प्राणी जब उद्भवन की अवस्था में होता है तथा समाधान के प्रति निष्क्रियता दर्शाता है, उस अवस्था में भी उसका अचेतन लगातार संबद्ध विचारों का गठन पुनर्गठन करता रहता है, सोचता रहता है, और इसी क्रम में आकस्मिक समाधान की उत्पत्ति होती है, जो आकस्मिक अंतर्दृष्टि के रूप में चेतना में प्रकट होती है। चौथी अवस्था है सत्यापन या वेरिफिकेशन। आकस्मिक समाधान हमेशा सही नहीं होते, अतः उसकी उपयुक्तता एवं अनुपयुक्तता की जांच करना सत्यापन या वेरिफिकेशन कहलाता है। यदि जांच के द्वारा आकस्मिक समाधान अनुपयुक्त पाए जाते हैं, तो व्यक्ति उसे छोड़कर पुनः दूसरी दिशा में विचार करना प्रारंभ करता है। सृजनात्मक चिंतन की सफलता के लिए इस अवस्था में, यानी पहले समाधान को छोड़ करके अब नया समाधान अगर नई दिशा में सोचना है, तो इस अवस्था में अनुपयुक्त मनतंत्र, पहले से जो मेंटल सेट बना हुआ है, उस मेंटल सेट को त्याग कर दूसरा मेंटल सेट बनाने, दूसरी दिशा में सोचने के लिए पुनर्परिभाषा एवं गत्यात्मकता दोनों की आवश्यकता पड़ती है। और साथ ही मौलिक दृष्टिकोण तो जरूरी है ही, अंतिम परिणाम पर चिंतक के दृष्टिकोण की मौलिकता का भी महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि सृजनात्मक चिंतन अनायास या कुछ प्रयत्नों से होने वाला चिंतन नहीं है। इसके लिए विभिन्न तैयारियां, विभिन्न लंबे अन्वेषण, शोध और सत्यापन आदि की आवश्यकता पड़ती है। यह एक बहुत लंबी प्रक्रिया है, बहुत थका देने वाली या बहुत ही प्रयासों का डिमांड करने वाली समस्या है। सृजनात्मक चिंतन की उपर्युक्त सभी अवस्थाएं प्रत्येक चिंतन में पाई जाए ऐसा आवश्यक नहीं होता है। कभी कभी एक दो अवस्था नहीं भी पाई जा सकती है। जैसे हम जानते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो इंसुलिन का आविष्कार किया, उस आविष्कार में इंक्यूबेशन यानी उद्भवन की अवस्था नहीं थी। तो एक दो स्टेप्स नहीं भी हो सकते हैं, परंतु सामान्य तौर पर सृजनात्मक चिंतन में ये चारों अवस्थाएं पाई जाती हैं।
सृजनात्मक चिंतन के स्वरूप को समझने के बाद, इसकी अवस्थाओं को समझने के बाद, आइए हम ये समझने का प्रयास करें कि सृजनात्मक चिंतन के लिए किन किन तत्वों की आवश्यकता होती है। सृजनात्मक चिंतन के निर्धारक तत्व कौन कौन से होते हैं। वर्तमान अनुसंधानों से जितने भी प्रयोग किए गए हैं उनसे यह स्पष्ट है कि सृजनात्मक चिंतन को निर्धारित करने के लिए एक से अधिक तत्वों की आवश्यकता होती है और ये सभी तत्व व्यक्ति में एक साथ उपस्थित होने आवश्यक होते हैं। मतलब इन सभी तत्वों की सामूहिक अंतःक्रिया आवश्यक होती है। इन तत्वों को मुख्य रूप से 6 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें पहला है बौद्धिक योग्यता। हम पहले देख चुके हैं कि बौद्धिक योग्यता और सृजनात्मक चिंतन के बीच में कोई सार्थक सहसंबंध नहीं पाया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि सृजनात्मक चिंतन के लिए बहुत ज़्यादा बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि का होना आवश्यक नहीं है और सभी कुशाग्र बुद्धि के व्यक्ति सृजनात्मक चिंतन में निपुण हो, यह भी आवश्यक नहीं है। परंतु फिर भी समस्या को अपरंपरागत ढंग से विवेचना करने, पुनर्परिभाषा के द्वारा नवीन सहसंबंधों की स्थापना करने, विभिन्न विचारों में से उत्तम विचार को स्वीकार करने और नए विचारों को दूसरों के द्वारा स्वीकार कराने की क्षमता के लिए औसत से थोड़ा अधिक बुद्धि होना तो आवश्यक है। औसत बुद्धि लब्धि 90 से 110 होती है। सृजनात्मक चिंतन के लिए औसत बुद्धि से थोड़ा अधिक यानी 100 से 120 बुद्धि लब्धि आवश्यक मानी गई है। इससे ज़्यादा बुद्धि होना सृजनात्मक चिंतन में बहुत ज़्यादा उपयोगी नहीं होता, बहुत ज़्यादा फायदा नहीं देता, लेकिन फिर भी 100 से 120 बुद्धि लब्धि होना आवश्यक माना गया है। दूसरा निर्धारक तत्व है ज्ञान। सृजनात्मक चिंतन के लिए किसी भी क्षेत्र में अगर हम सृजनात्मक चिंतन करना चाहें तो उस क्षेत्र विशेष का पर्याप्त ज्ञान आवश्यक होता है और साथ ही अनुभवों के प्रति खुला मस्तिष्क भी होना चाहिए, जिससे हम अपने ज्ञान का, अनुभवों का संगठन और पुनर्संगठन कर सकें। तीसरा तत्व है विशिष्ट चिंतन शैली। सृजनात्मक चिंतन को अपसारी चिंतन का प्रकार माना गया है, जिसमें मस्तिष्क विभिन्न दिशाओं में सोचता है, अपनी तरफ से कुछ नए तत्वों का समावेश करता है, लेकिन सिर्फ अपसारी चिंतन ही इसकी शैली नहीं है, अपसारी चिंतन का ही यह विशिष्ट प्रकार नहीं है। इसके साथ ही इसमें कुछ स्वली चिंतन यानी ऑटिस्टिक थिंकिंग भी आवश्यक है। व्यक्ति प्रारंभ में कुछ अपूर्व और मौलिक विचार अगर इसमें समायोजित करता है, मौलिक विचार देना इसमें जरूरी है, कुछ अर्थपूर्ण कल्पनाएं करना जरूरी है, भले ही प्रारंभ में इसमें तर्क का अभाव ही क्यों न दिखे, फिर भी कुछ ऐसे मौलिक विचार, मौलिक कल्पनाएं करना भी इसमें आवश्यक है। साथ ही इसके अंतर्गत विभिन्न साक्ष्यों के आधार पर सामान्यीकरण करने के लिए यानी एक नियम पर पहुंचने के लिए, एक सिद्धांत की स्थापना करने या किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए आगमनात्मक चिंतन की भी आवश्यकता पड़ती है। तो सृजनात्मक चिंतन एक विशिष्ट चिंतन शैली है जिसमें थोड़ी मात्रा में, अधिक मात्रा में अपसारी चिंतन और थोड़ी मात्रा में स्वली, आगमनात्मक सभी चिंतनों का समावेश आवश्यक होता है। चौथा निर्धारक तत्व है व्यक्तित्वशील गुण। सृजनात्मक चिंतन के लिए सामान्यतः परिहासी, उत्सुक, काल्पनिक और संवेदनशील व्यक्तित्व होना जरूरी है। ऐसे व्यक्ति जिसमें जोखिम उठाने की प्रवृत्ति हो, जिसमें अव्यवस्थाओं के प्रति सहनशीलता हो और अपने विचारों के प्रति दृढ़ आग्रही होना भी आवश्यक होता है। सृजनात्मक चिंतन में उपर्युक्त शील गुण जिन व्यक्तियों में सब ज़्यादा होते हैं, इन शील गुणों का संगठन जिन व्यक्तियों में पाया जाता है, वे सृजनात्मक चिंतन के लिए अधिक उपयुक्त पाए गए हैं। पांचवा तत्व है अभिप्रेरणा शैली। सृजनात्मक चिंतन को अपने कार्यों के प्रति लगनशील और उत्साही होना आवश्यक होता है। अर्थात सृजनात्मक चिंतन करने वाले व्यक्तियों में आंतरिक अभिप्रेरणा पाई जाती है। वे बाह्य प्रेरकों की तुलना में अपने कार्य के परिणामों के द्वारा ही प्रेरित होते हैं। यानी ये कार्याभिमुख अभिप्रेरणा से ज़्यादा प्रेरित होते हैं किसी
ऑब्जेक्टिव या किसी वस्तु, किसी इंसेंटिव्स के प्रति, बाहरी इंसेंटिव से ज़्यादा ये अपने कार्य से ही संतुष्टि प्राप्त करते हैं। छठा तत्व है सहायक पर्यावरण। सृजनात्मक चिंतन के लिए पर्यावरणीय अवरोधों का न्यून होना भी आवश्यक होता है। सामान्यतः सामाजिक सांस्कृतिक अवरोध अपारंपरिक चिंतन को हतोत्साहित करते हैं, जिससे कुंठित होकर सृजनात्मकता दमित हो जाती है। अतः पालन पोषण की प्रणाली और विद्यालयीय संस्कृति में सृजनात्मकता को प्रेरित करने वाले पर्यावरण का सृजन करना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। इस प्रकार ये सारे जो तत्व बताए गए हैं, ये 6 तत्व जो बताए गए हैं, इन सभी के सम्मिलित प्रयास से सृजनात्मक चिंतन की गुणवत्ता निर्धारित होती है। इन सभी की सम्मिलित अंतःक्रिया आवश्यक होती है। सृजनात्मक चिंतन मानव की सबसे बड़ी विशेषता है। सृजनात्मक चिंतन एक बहुत ही विस्तृत संकल्पना है जो मानव गतिविधियों के किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। यह ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में ज्ञान विज्ञान की अभिवृद्धि में सहायक है। नूतन आविष्कार सृजनात्मक चिंतन की देन होते हैं। साथ ही सभ्यता का प्रसार और जीवन में कलात्मकता की वृद्धि भी करने में ये सहायक है। अपने भावों, संवेगों एवं योग्यताओं के सृजनात्मक अभिव्यक्ति के द्वारा यह व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य के संरक्षण और आत्मसिद्धि में सहायक होता है। व्यक्ति यदि सृजनात्मक चिंतन में सफलता प्राप्त करता है तो उसमें आत्मसिद्धि यानी समाज को कुछ देने की भावना उत्पन्न होती है, जिससे उसके मानसिक स्वास्थ्य में अभिवृद्धि होती है। इस प्रकार मानव के सर्वांगीण विकास एवं सभ्यता की उन्नति में सृजनात्मक चिंतन सहायता प्रदान करता है। इस प्रकार इस परिचर्चा के द्वारा आज हमने ये देखा कि नवीन और उपयोगी अनुक्रियाओं की उत्पत्ति सृजनात्मक चिंतन है। सृजनात्मक चिंतन के 4 आयाम होते हैं: प्रवाह, गत्यात्मकता, मौलिकता एवं पुनर्परिभाषा। सृजनात्मक चिंतन की 4 अवस्थाएं होती हैं: आयोजना, उद्भवन, प्रबोधन एवं सत्यापन। सृजनात्मक चिंतन के 6 निर्धारक तत्व हैं: बौद्धिक योग्यता, ज्ञान, विशिष्ट चिंतन शैली, व्यक्तित्वशील गुण, अभिप्रेरणा शैली एवं सहायक पर्यावरण। और सृजनात्मक चिंतन एक विस्तृत संकल्पना है जो मानव गतिविधियों के किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, सिर्फ साइंस में नहीं, कला के क्षेत्र में भी, और हर क्षेत्र में सृजनात्मक चिंतन संभव होता है, जो हमारे सभ्यता की उन्नति में सहायता प्रदान करते हैं। उम्मीद करती हूँ सृजनात्मक चिंतन का स्वरूप समझने में ये चर्चा आपके लिए सहायक सिद्ध होगी। नेक्स्ट लेक्चर में फिर किसी नए टॉपिक के साथ मैं आपके समक्ष उपस्थित होंगी। तब तक के लिए कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।